हेलो एवरीवन, हम आज बात करेंगे पिछले क्लासेस में जो हुआ उससे एक कदम आगे। क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, वो हल्का समय याद दिलाऊं। हमने पिछले क्लास में कवर किया है माइक्रो स्टेट के बारे में। माइक्रो स्टेट क्या होता है, उसी से हम अब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, उसी से थोड़ा सा बड़ा रूप वो होगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। हिंदी में स्पेक्ट्रोस्कोपिक संकेत बोल सकते हो, शब्द संकेत या शब्दावली। जरा समझे, माइक्रो स्टेट का मतलब क्या था। माइक्रो स्टेट का मतलब था कि किसी भी सिस्टम में जितने तरह के एनर्जी स्टेट हो सकते हैं उनमें से एक स्टेट को एक माइक्रो स्टेट बोलते हैं। और एक सिस्टम में, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कई तरह के माइक्रो स्टेट हो सकते थे। तो माइक्रो स्टेट मतलब सबसे ये हो गया कि ये एनर्जी का सबसे छोटा स्टेप है। इसको, इस लेवल को और छोटे लेवल में तोड़ा नहीं जा सकता। समझे इस बात को। एनर्जी का सबसे छोटा लेवल जिसको और छोटे स्टेट में तोड़ा नहीं जा सकता, उनको हम बोलते हैं क्या, माइक्रो स्टेट। तो माइक्रो स्टेट को हमने पहले भी बात कर लिया है, डिफाइन भी कर लिया है, लेकिन अब हमको एक नया शब्द लाना है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या है इसको देखना। मैं यहां एक डेफिनेशन जैसा बना देता हूं। ये ग्रुप ऑफ माइक्रो स्टेट है। माइक्रो स्टेट है ना, ये टर्म जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ माइक्रो स्टेट हैविंग सेम एनर्जी। याद रखें क्या लिखा हूं, ग्रुप ऑफ माइक्रो स्टेट हैविंग सेम एनर्जी, कि समान ऊर्जा वाले माइक्रो स्टेट, सूक्ष्म अवस्थाएं, मैं इंग्लिश को लिख देता हूं, माइक्रो स्टेट को एक टर्म कहा जाता है। एक टर्म मतलब शब्द होता है एक एक्चुअल में, तो एक टर्म कहा जाता है। ये थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा है, जरा देखिए, मैं एक थोड़ा सा ग्राफिकल वे में समझाता हूं। यहां से क्या होगा कि मान लो इसके किसी भी सिस्टम के, सपोज ऐसे रैंडमली मैंने एक मानने के लिए ले लिया 10 माइक्रो स्टेट है, और 10 माइक्रो स्टेट मतलब एक छोटे छोटे लाइन से दिखाऊंगा। हो सकता है 1 2 3 माइक्रो स्टेट ये हुए, फिर थोड़ा आगे गए 2 माइक्रो स्टेट इस तरह हुए, फिर आगे गए, चलो यहाँ 4 हो गए, है ना, 4 3 7 हो गए, और ये 3 हो गए। ऐसे अलग अलग हमने माइक्रो स्टेट यहाँ लिखा। चलो यहाँ पर मैं 4 कर लेता हूँ, यहाँ 3 कर लिए, और यहाँ पर 3 कर लिए, तो 4 3 7 3 10, ठीक। या इसको 2 करके यहाँ पर 1 कर दिया, ठीक है। ये मैंने कोई ऐसा पैटर्न नहीं बनाया, रैंडमली शो कर दिया है। तो यहाँ देखो, जैसे हम ऊर्जा में, ये ऊर्जा का कॉलम है, एनर्जी में जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग अलग लेवल हमको दिखाई दे रहा है। हमको पता है कि यहाँ 10 माइक्रो स्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन आप देखें कि ये जो माइक्रो स्टेट है, ये इतने पूरा 1 2 3 4, यहाँ 4 माइक्रो स्टेट की ऊर्जा, एनर्जी आपस में बराबर है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर 3 माइक्रो स्टेट की ऊर्जा, एनर्जी आपस में बराबर है। सिमिलरली 2 माइक्रो स्टेट की एनर्जी आपस में बराबर है। फिर आगे 1 माइक्रो स्टेट अकेला एक अलग एनर्जी में है। तो ये जो बराबर एनर्जी का जो माइक्रो स्टेट है, इनको कंबाइनली हम टर्म बोलेंगे, एक टर्म। ये टर्म फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया इसके लिए थर्ड टर्म, इसके लिए फोर्थ। तो जो ऐसा लिख सकते हो कि एक ही ऊर्जा स्तर के सभी माइक्रो स्टेट को जिस चिन्ह से दर्शाया जाता है उसको टर्म सिंबल कहा जाता है ना। और ये माइक्रो स्टेट इसको दर्शाने वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, टर्म सिंबल। तो टर्म सिंबल क्या होगा, ग्रुप ऑफ माइक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला। कई बार इसको बोलते हैं डिटेक्टेबल माइक्रो स्टेट के समूह को। तो क्योंकि इसको अलग अलग डिटेक्ट करना प्रैक्टिकली मुश्किल है, तो ये एक साथ ही नजर आता है, इसलिए हमको इन सबको एक टर्म में शामिल कर देते हैं। तो ये है टर्म्स। और टर्म्स जो सबसे निचले ऊर्जा का होता है, ये देखो ये सब टर्म्स हैं, लेकिन इनमें से एक टर्म को जो सबसे नीचे है उसको मैं बोलूंगा ग्राउंड टर्म सिंबल या ग्राउंड टर्म। ग्राउंड टर्म किसको बोलेंगे भाई?
जो सबसे निचले ऊर्जा का है, लोएस्ट एनर्जी का है, उसको हम ग्राउंड टर्म बोलेंगे। ठीक है, ये टर्म्स हो गए इधर, ये टर्म्स का डेफिनेशन हो गया। मैं इसको आप सजा के लिख लेना। मैं लिखा हूँ ग्रुप ऑफ माइक्रोस्टेट हैविंग सेम एनर्जी इज नोन एज टर्म्स एंड सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है टर्म को टर्म सिंबल, और इनमें से जो सबसे निचली ऊर्जा का टर्म सिंबल होता है उसको ग्राउंड टर्म सिंबल कहा जाता है। ठीक है, अब चाहे टर्म सिंबल बोलो या टर्म्स बोलो या ग्राउंड टर्म सिंबल बोलो, सबको हम लोग कहां से निकालते हैं कि इनको निकालने का तरीका एलएस युग्मन है। एलएस युग्मन, जिसको हम लोग एलएस कपलिंग भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, एलएस कपलिंग या रसेल साउंडर कपलिंग। तो ये हो चुका है आपके पास, ये पढ़ाया जा चुका है कि एलएस कपलिंग से कैसे टर्म सिंबल निकलते हैं। हाँ, ये टर्म्स दिखते कैसे हैं सब पूछोगे तो हम पिछले बार भी बात कर चुके हैं, ट्वाइस एस प्लस 1 एल, और अगर स्पेशली जे लगा दोगे तो ये और कंप्लीट हो जाएगा, और जे नहीं लगाओगे तो भी टर्म्स कहलाएगा इतना। तो ये इस तरह से दिखता है। इसमें से एस क्या है, टोटल स्पिन, एल क्या है, टोटल एजीमुथल क्वांटम नंबर, जे क्या है, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो इन सबको हम लोग एक साथ एलएस कपलिंग में निकालना सीखे थे कि टोटल एस कैसे निकाले, टोटल एल कैसे निकाले, फिर जे कैसे निकाले। तो ये हो चुका है, इसलिए इस टॉपिक को रिपीट नहीं करूंगा। क्लियर है? हाँ, लेकिन एक चीज है, आपको D1 से D10 तक का ही ज्यादा काम करना है। कहने का मतलब ट्रांजिशन स्टेट का ही डिस्क्रिप्शन आपको देखना है इस पूरे पार्ट में। तो ट्रांजिशन स्टेट में D1, D2, D3 ऐसे चलता है। तो D1 से लेके D10 तक का विन्यास के लिए आपको ग्राउंड टर्म विदाउट जे को छोड़ के ग्राउंड टर्म वैल्यू आपको रटा हुआ होना चाहिए। अब निकालने की जरूरत नहीं, निकाल अब चुके हैं, निकालने का प्रोसेस अब जानते हैं, निकाल भी चुके हैं पीछे क्लास में। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि अब हमको कोई पूछे तो तुरंत बता दें, निकालने में समय वेस्ट ना करें, है ना। और कैसे याद रखना है मैं बता दूंगा, लेकिन अब याद रख के चलेंगे क्योंकि उतना समय नहीं रहेगा कि हम निकालें। मैं D1 बोला तो D1 का याद रहना चाहिए, वहाँ 2 मिनट उसमें निकालने में नहीं लगाना है। ठीक है, हाँ, तो चलो पहले इसको नोट करो, फिर मैं D1 से D10 का एक शॉर्ट एक जगह समराइज करके लिख देता हूँ, ये होता है। ठीक है भाई, देखेंगे कि टर्म सिंबल में, अब देखो टर्म सिंबल D1 से D10 का मुझे याद रखना है। तो कैसे करूंगा, आप कुछ सिंबल को सेम होते हैं उनको भी याद रखना। जैसे D1 का 2D सिंबल होता है, ऊपर में 2 और सिंबल है D। बिल्कुल ऐसे ही D9 का भी आता है 2D, क्योंकि 2 इसलिए कि अनपेड इलेक्ट्रॉन एक होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक तो एक ज्यादा यहाँ पर आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक होता है यहाँ भी तो एक ज्यादा यहाँ, दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होता है, इसलिए सेम है ये वाला नंबर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन जैसे देखो D1 और D10-1 इधर से और इधर से दोनों एक जैसे होते हैं। हाँ, यहाँ देखें इन दोनों का सेम है, वैसे 4 और 6 में भी आ जाते हैं। 4 देखो 6 छूट गया मेरे से भी, यहाँ लिख देता हूँ 6, यहाँ आ जाता है। 4 और 6 का भी सेम लगभग D टर्म ही आता है, लेकिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू सेम नहीं आता। अब देखो इसमें कितना 5D आएगा, क्योंकि यहाँ भी 4 अनपेड, यहाँ पर भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो देखो D टर्म कहाँ कहाँ रहते हैं, D1, D4, D6 और D9 में। फिर उसके बाद बचा क्या, उसके बाद बच गया ये, यहाँ पर आता है F टर्म, याद रखना F टर्म आता है, ये जो 4 बचे हैं उसमें हाफ फिल फुल फिल को भी छोड़ दीजिए, F टर्म आता है। तो यहाँ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 3F, यहाँ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 4F, यहाँ देखो यहाँ 7, यहाँ पर भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 3F, और यहाँ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो इसलिए 4F। ये लो, तो याद ये रखना है, ये याद रखने वाला चीज है ना जो बता रहा हूँ। आप ये निकाले हुए, आप जो D1 से D10 टेबल बनाने बोला था उसमें ये सब बोला था मैं, निकाल कर रखना, तो कम से कम इतना तो याद कर ही सकते हैं। अच्छा, 2 बज गए भी, यहाँ हाफ फिल 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो 6 और टोटल S होता है, और यहाँ से भी यहाँ 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 और S, ये इसका सिंबल है। तो ज्यादातर भी ये हाफ फिल और फुल फिल वाले का तो काम नहीं आएगा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए D वाला कौन कौन है और F वाला कौन कौन है, इतना याद होना चाहिए। तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि D1 का मतलब ये, D2 का मतलब ये, D3 का मतलब ये।
ठीक है। और ये कहाँ से उठा के दिया हूँ आपको बता दूँ कि मैं एलिस कपलिंग में जो टेबल में बनवाने बोला था वहीं से उठा के दिया हूँ। तो ये आपका काम था, ये कर चुके हैं, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि बार बार निकालने की जरूरत ना पड़े, हमको यहीं से देख देख के याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गन डायग्राम, तो ऑर्गन डायग्राम एक्चुअल में इसका अलग बनता है, डी वाले का, एफ वाले का अलग बनता है। और अब एस वाले का होता ही नहीं है ऑर्गन डायग्राम, पर फिर भी फॉर्मेटिक लिए बनाऊंगा कि ये भी अलग बनता है। तो कहने का मतलब दो ऑर्गन डायग्राम पढ़ना होता है मेनली, डी वाला और एफ वाला। तो इसलिए बता दिया जाए कि डी किसका किसका है और एफ किसका किसका है, तब हम ऑर्गन डायग्राम को दो भाग में बांट पाएंगे अच्छे से। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए ऑर्गन डायग्राम अगले पार्ट में जाएंगे, लेकिन अभी एक और चीज क्वेश्चन है वो कराना है। वो क्या है कि कभी कभी हमको दे देता है अलग अलग ऐसी टर्म सिंबल दे देता है टर्म्स, और उनको एनर्जी में अरेंज करो या स्टेबिलिटी में अरेंज करो, ऐसा सवाल बनता है। तो उसके लिए हुंड के नियम का मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा। एक पार्ट हम कहाँ पढ़े थे, एलिस कपलिंग में, जहाँ ग्राउंड टर्म डिसाइड करने के लिए हुंड का नियम यूज किए थे। अब मैं केवल एनर्जी ऑर्डर बनाने के लिए हुंड का नियम लाऊंगा। तो पहले आप इतना नोट करें, फिर मैं हुंड के नियम पे बात करता हूँ, उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे। हुंड के नियम को हम दो भाग में बांट के पढ़े थे। हालांकि एक ही साथ दिया है उन्होंने नियम ये सारा, लेकिन हमने दो भाग में पढ़ा क्योंकि वो दोनों के एक साथ बताता तो पूरा दिमाग में बैठता ही नहीं। तो जहां जो जरूरत पड़ी मैं उस नियम की बात किया हूँ। एक समय हम यूज कर चुके हैं हुंड के नियम का, जब हमारे पास पॉसिबल टर्म सिंबल होता था और उनमें से एक को ग्राउंड टर्म चुनना होता था। तो हमने बोला था मोर देन हाफ फील्ड में हाईएस्ट जे वाला ग्राउंड टर्म होता है, लेस देन हाफ फील्ड में लोएस्ट जे वाला ग्राउंड टर्म होता है। ये हमने बात किया हुआ है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हुंस रूल को दिए हुए टर्म्स के एनर्जी ऑर्डर बनाने के लिए, दिए हुए टर्म्स के एनर्जी ऑर्डर बनाने के लिए, या फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाने के लिए यूज करेंगे। देखिए मैं दो पॉइंट में नियम को खत्म कर रहा हूं, लेकिन उसको यूज करा के दिखाना बहुत जरूरी है। कैसे, ध्यान देंगे। हाँ, सबसे पहला पॉइंट, और उसको इसी ऑर्डर में यूज करना है। पहला पॉइंट ये है कि अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो हम ट्वाइस एस प्लस वन लिखते हैं के वैल्यू को देखा जाए, तो पहले हम इसी को देख के क्या करेंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है, एनर्जी के उल्टा होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। स्टेबिलिटी हिंदी में स्थायित्व, स्थायित्व का क्रम बोले तो इसके सीधा सीधा कर सकते हो, ठीक है। और ऊर्जा का क्रम बोले तो उल्टा करना पड़ेगा, ऊर्जा के लिए उल्टा करना पड़ेगा और स्थायित्व के लिए सीधा रखना पड़ेगा। यह हो गया पहला पॉइंट। दूसरा स्टेप, पहले में आपको देख लेना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी पहले ही देखना है, उसके बाद ही दूसरे में जाना है। तो जरा देखिए दूसरा जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो तब, यहां पर दूसरा कब यूज करना है, जब ट्वाइस एस प्लस वन समान हो, किसी भी दो जिसका हम तुलना कर रहे हैं उसका समान हो जाए, तब की बात करना है। तो आपको चेक करना है एल वैल्यू। तो एल मान को देखिए, ये मैं शब्दों में देता हूं, एल मान को देखिए, है ना। व्हेन 2s plus 1 आर इक्वल देन सी दी एल वैल्यू। अब एल वैल्यू क्या है, यहां पर एल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अगेन एनर्जी होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। लेकिन याद रहे एल वैल्यू को बाद में देखना है, पहले देखना है एस को, फिर उसके बाद एल को, ठीक है ना। ये क्रम को भूलना नहीं है, पहले ही इसको देख के डिसाइड नहीं करना, आंसर गलत हो जाएगा। पहले इसको देखते हैं फिर इसको देखते हैं। एक आध क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एल वैल्यू के बारे में जानकारी तो आपको पता होगा कि सिंबल अगर एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, तो एल का जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वैल्यू को हमेशा रटा हुआ होना चाहिए, है ना। एल के वैल्यू सिंबल के साथ अटैच, क्योंकि आपको ये सिंबल दिया जाएगा तो आपको वैल्यू पता होना चाहिए, हाँ ये वैल्यू है। तो ये अगर जरूरत पड़ गई तो ठीक है।
हाँ, क्वेश्चन कैसे करना है मैं इसको दिखाता हूँ। आप इसको नोट करने पहले अच्छे से कॉपी में, फिर मैं कुछ क्रम देता हूँ, पहले दो का दूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं 2 क्वेश्चन लिखा हूँ, हालांकि एक ही में मैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, लेकिन फिर भी समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए 2 क्वेश्चन लिखा हूँ। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जरा देखिए 3f 4f, 3f 4f ऐसा कुछ है। तो 3f 4f में सबसे पहले हमको एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम लोग क्या, एक शॉर्टकट तरीका याद रखना कि हम लोग पहले देखते थे ट्वाइस s + 1, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है। फिर l देखते हैं, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है। तो पहले प्राथमिकता ये है, तो देखो 3 है और ये 4 है, तो यही से हो गया क्वेश्चन। अब l में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो 3 और 4 में से देखो जिसका वैल्यू कम है उसकी एनर्जी है ज्यादा, मतलब ये जो हाईएस्ट है वो आएगा ग्राउंड में। ये आंसर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इधर दिखाया हूं। देखिए जिसका वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी कम, जिसका वैल्यू कम उसकी एनर्जी ज्यादा। आ जाइए यहां। अब यहाँ देखो 3 3 सेम है, तो यहाँ से यहाँ के बजाय हमको यहाँ चलना पड़ेगा। अब L का वैल्यू याद करो, SPDF 0 1 2, तो ये 1 है और ये 2 है। L का वैल्यू वो याद कर लोगे। अब आपको देखना है दोनों में L का वैल्यू इसका ज्यादा है, जिसका L का वैल्यू ज्यादा है उसका एनर्जी कम है। तो ये 3D आ जाएगा नीचे और ज्यादा एनर्जी में कौन आ जाएगा 3P। ये इनका एनर्जी का ऑर्डर है। ठीक है, आया बात समझ में। L का वैल्यू इसका ज्यादा, तो देखो उल्टा का रिलेशन है, तो इसका ज्यादा तो एनर्जी कम। फिर एक साथ अब 4 को मिला के देती है। तो पहले आप देख लो सेम सेम, ये सब छोटा छोटा लिखना है, सेम सेम नंबर वाला, ये तीनों सेम वाला है 3 3, और ये अकेला 4 वाला है। तो पहले देखो जिसका हाईएस्ट S है उसकी एनर्जी सबसे कम है, 4f सबसे कम एनर्जी मान जाएगा। अब बच गया बाकी 3f। अब तीनों में क्या देखें अपन, तीनों में देखेंगे L वैल्यू f का कितना होता है भाई 3 होता है, d का 2 होता है, t का 1 होता है। तो देखो जिसका L वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी कम, तो ये सबसे कम एनर्जी इसका आएगा 3f का। फिर ये ज्यादा है 3d का, और फिर ये सबसे कम है 3p का। समझो इस क्वेश्चन को, टफ नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस की जरूरत है। जिसका S उल्टा चल रहा है ना, S वैल्यू ज्यादा एनर्जी कम। फिर ये तीनों का देखो S वैल्यू सेम, अब उनको कहाँ देखना पड़ेगा L वैल्यू में। अब L वैल्यू ज्यादा 3 होता है, एनर्जी कम। फिर L वैल्यू ज्यादा यहाँ, फिर सबसे कम L वैल्यू यहाँ। ठीक है। हाँ अब देखो, अब क्वेश्चन बदलते हैं। निम्न में से मूल शब्द संकेत पहचानिए। मूल शब्द संकेत किसको बोलते हैं, जिसकी एनर्जी सबसे कम हो उसी को मूल शब्द संकेत कहते हैं। मान लो ये क्वेश्चन देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन को हूबहू दिया हो 3f 4f 3p 3d। तो ये देखो ये एनर्जी का ऑर्डर अपने पास है, तो एनर्जी सबसे कम किसका है, इसका है। तो यही क्या है, यही ग्राउंड टर्म सिंबल है। तो यहाँ पर ये ग्राउंड टर्म सिंबल आंसर आ गया। जिसकी एनर्जी सबसे कम होता है वही ग्राउंड टर्म होता है, बार बार बात कर रहा हूं। हाँ अब यहाँ देखो, पहले हम क्या देखते हैं S वैल्यू। तो देखो ट्वाइस s + 1 में सबसे हाईएस्ट ये, जिसका ट्वाइस s + 1 हाईएस्ट उसका एनर्जी सबसे कम होगा। तो ये ग्राउंड टर्म सिंबल ये हो गया। L वैल्यू की में जाने की जरूरत है ही नहीं, जब S समान होता है तभी L में जाते हैं। तो L वैल्यू से L वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्यों, S से हमारा काम हो गया। तो मैं बोलूंगा 6, जिसका हाईएस्ट ट्वाइस s + 1 था उसी का एनर्जी सबसे कम होगा। अब इसमें बराबर वाला कोई नहीं है, सब कम है, तो कोई डाउट नहीं है। यही क्या हो गया, यही हो गया ग्राउंड टर्म सिंबल। तो ग्राउंड टर्म सिंबल एनर्जी ऑर्डर से हो जाता है, जो एनर्जी में सबसे नीचे आएगा वही ग्राउंड टर्म सिंबल होगा। बस इतना याद रखना। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गया एक तरह से रूट रूल से संबंधित पूरी चीजें। अब हमारे पास एक मेजर टॉपिक बढ़ जाता है, वो क्या है, ऑर्गन डायग्राम। तो उसको अगले क्लास में बताऊंगा, फुल कंप्लीट टॉपिक है वो। तो 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, उसी के साथ ये यूनिट भी खत्म होगा। ठीक है, तो आखिरी टॉपिक जो बचा है वो ऑर्गन डायग्राम है। उसको क्या है ऑर्गन डायग्राम, क्या नियम है, उसके क्या एप्लीकेशन है, क्या बताता है वो, ये सब चीज़ें की बात, सब चीज़ों को हम समझेंगे अगले क्लास में। चलिए आज इतना नोट करें।